नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल अभय कांत एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th की भूगोल की पाठ्य पुस्तक से कृषि चौथे चैप्टर अर्थात आपका 4th चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ठीक है। और कृषि मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। कृषि मतलब होता है खेती करना, है ना। जैसे अनाज उपजाना, किसी प्रकार के अनाज को उपजाने को या किसी प्रकार के फसल को बो करके उसको उसकी सारी प्रक्रियाओं करने को हम क्या बोलते हैं? कृषि बोलते हैं। ठीक है। आइए चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। कृषि की कहता है आगे, ध्यान दीजिएगा कि कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। तो कृषि की दृष्टि क्या होता है? दृष्टि कहिएगा कि कृषि की नज़र से देखें, और अगर आप कृषि को देखें, खेती को देखें, तो भारत क्या है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। अब दो शब्द है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना, एक तो बोल रहा है 2/3 और संलग्न, ये दो शब्द आपको दिक्कत देगा। देखिए 2/3 अर्थात क्या, मान लीजिए पूरे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ अगर मान लेते हैं, तो इसका 2/3 मतलब 2/3। और जब काटिएगा इसको, जो भी आएगा, ठीक है, और जो भी आपका है उससे इसको गुना कीजिएगा, जो आंसर आएगा वो होगा जनसंख्या। क्या होगा? उतना जनसंख्या जो है क्या करता है? वो कृषि कार्य करता है। ठीक है। और संलग्न मतलब लगी हुई है उस कार्य को करना। जैसे आप किसी कार्य में संलग्न है मतलब किसी कार्य को कर रहे हैं। ठीक है। आगे क्या है देखिए ध्यान से, कहता है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया क्या होता है? देखिए क्रिया 3 प्रकार की होती है। ठीक है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, है ना, और तृतीय क्रिया। ये क्रिया, ये चीजें आप 10th में और डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्राथमिक क्रिया क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, जैसे दूध उत्पादन करना, पशुपालन करना, खेती करना। जैसे मान लीजिए एक किसान है, अगर किसान जो है वो टमाटर उगाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो टमाटर किसान ने उगाया, यह टमाटर जो है ये पहले उगा, और इस टमाटर से क्या बन सकता है? इस टमाटर से मार्केट में जो सॉस बिकता है वो बन सकता है। तो सॉस जो है ना वो उत्पादन से बनेगा। लेकिन सबसे पहले क्या उत्पादित किया हमने? टमाटर ही तो उत्पादन किया, इसीलिए सबसे पहला क्रिया है ये। इसीलिए बोलते हैं जो क्या, प्राथमिक क्रिया। समझ में आया? तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत जितनी भी काम होती है, कृषि जो है वो प्राथमिक क्रिया में आता है। समझ में आया? प्राथमिक मतलब पहला। आगे देखिए, आगे कहता है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। कौन? कृषि। कृषि में क्या होता है? जितना भी हमें खाने वाला अन्न है वो इस प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ही तो उत्पन्न किया जाता है। खाद्यान्न मतलब खाने वाला अन्न। तो खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। अब कहेंगे सर उद्योग के लिए कच्चा माल कृषि में कैसे पैदा होगा? बच्चे हुआ ना, दिखाते हैं चीनी उद्योग। चीनी के चीनी को के उत्पादन के लिए सबसे पहले गन्ना का क्या करना पड़ेगा? खेती करना पड़ेगा। गन्ना निकलेगा तो उसी से चीनी बनेगा। उदाहरण के लिए जैसे जूट हो गया या कॉटन हो गया या रेशम हो गया, ये सब की खेती होती है बच्चे। और खेती होने के बाद जब वो निकलता है फिर उससे वस्त्र बनाए जाते हैं या कोई अन्य वस्तुएं बनाई जाती है। ठीक है। तो जो वस्तु निकलती है जो बन करके, उसे क्या बोलते हैं? कच्चा, सॉरी, जो उत्पादित उत्पादित होता है उसे बोलते हैं कच्चा माल। और कच्चा माल से ही क्या बनती है? वस्तुएं बनती है। ठीक है। और किस में बनती है? उद्योग में बनती है। ठीक है। तो ये जो कच्चा माल निकलता है ये भी कृषि का ही तो कार्य हुआ। तो इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसको कहते हैं क्या, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है ये। ठीक है। तो उद्योग के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। पैदा करना मतलब निकालना, जन्म देना। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों, जैसे कौन से उत्पाद? चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? कृषि कार्य के अंतर्गत निर्यात करना मतलब क्या होता है? देख लीजिए, समझ लीजिए, एक शब्द है यहाँ पे, छूट ना जाए, ध्यान दीजिएगा। निर्यात करना होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम अपने देश भारत से कोई वस्तु कहीं भेजते हैं तो उसे कहेंगे निर्यात करना। और अपने देश भारत में कोई वस्तु मंगाते हैं तो उसे कहेंगे आयात करना। ठीक है। आगे देखिए, कहता है क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? तो ही बताया ना मैंने आपको। जैसे कपास उद्योग होता है ना, कपड़े बनाने के लिए, रेशम उद्योग, उसके बाद चीनी उद्योग, है ना, गन्ना से बनता है चीनी, जूट उद्योग, तो ये सारे हैं कच्चे माल पर आधारित। कृषि के प्रकार देखिए, अब अगला टॉपिक क्या है? कृषि के प्रकार, मतलब कृषि के टाइप कितने हैं, कितने प्रकार के कृषि हैं। ये कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। अर्थात बहुत समय पहले से, मतलब प्राचीन समय से जो आर्थिक क्रिया अर्थात धन कमाने का जो तरीका होता था
वो किस पर आधारित था? कृषि पर ही। मतलब जो अमीर से अमीर लोग होते थे वो कृषि कार्य ही करते थे ज़्यादा। पिछले हजारों वर्षों के दौरान जो हमारा भौतिक पर्यावरण जो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है जिसमें जल वायु सारे चीज शामिल है, इस भौतिक पर्यावरण और प्रौद्योगिकी अर्थात इंजीनियरिंग जो मशीनें विकसित हुई हैं उसको प्रौद्योगिकी कहेंगे, और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार, अर्थात हमारे समाज में जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, उनके अनुसार खेती करने के विधियों में सार्थक परिवर्तन हो गया है। समझ में आया? सार्थक परिवर्तन मतलब कैसा होता है सर? सार्थक नया शब्द आया। और विधि, देखिए विधि मतलब होता है तरीका, विधि मतलब तरीका, तो खेती करने का तरीका, ठीक है। और सार्थक परिवर्तन अर्थात कि ऐसा परिवर्तन जो सफल साबित हुआ है, ठीक है। मतलब बदलाव, परिवर्तन होना मतलब बदलाव होना। तो जो खेती करने के लिए जो हमारा भौतिक पर्यावरण में हमारे आसपास में जिस प्रकार के प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है, जिस प्रकार का मशीनों का उपयोग किया गया है, और जिस प्रकार समाज में संस्कृति, हमारे समाज में जो सांस्कृतिक और रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने का तरीका था, उसमें जिनके तरीकों में जो परिवर्तन आया है, विधियों में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को सार्थक मान सकते हैं आप, मतलब सफल साबित हुआ है। आगे लिखता है जीवन निर्वाह अर्थात जीवन जीने, निर्वाह अर्थात जीना, तो जीवन जीने के लिए जीवन जीने खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। अर्थात आप नॉर्मल खेती कर सकते हैं। नॉर्मल खेती और वाणिज्य खेती में क्या अंतर है? देखिए बच्चे, नॉर्मल खेती क्या है? जैसे आपने चावल उगाया, गेहूं उगाया, आप स्वयं उसे ग्रहण करेंगे और उसे बेच भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो खाने के लिए होता है, खाने वाली चीज़ हो गई। लेकिन कुछ वाणिज्यिक खेती होती है जिसे आप उगाकर खा नहीं सकते हैं, सिंपल, वो बेचने के लिए होता है। जैसे आप चाय, कॉफ़ी, ये किसके लिए होता है? व्यापार के लिए होता है। मतलब आप उगाते तो हैं लेकिन उसको प्रॉपर्ली आप इसीलिए उगा रहे हैं ताकि उसे आप बेच सके और बेचकर मुनाफा कमा सके। गन्ना, गन्ना की खेती आप किस लिए कर रहे हैं? ताकि उसे बेच सके। रेशम क्या कर रहे हैं? उसको आप खाएंगे थोड़ी, बेचेंगे। या फिर कपास की खेती क्या करेंगे? बेचेंगे ही उसे। कपास क्या होता है बच्चे? कपास समझिए, कपास से कॉटन जो आप सुने हैं ना, सूती वस्त्र, वो कपास से ही बनता है, ठीक है। और कपास एक प्रकार का फसल है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में काली मिट्टी में उपजाया जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं, ठीक है। अब कौन कौन से कृषि तंत्र देखिए। पहला, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जीविका मतलब क्या होता है? देखिए जीवन को बोल रहा है जीविका। प्रारंभिक जीवन, जो शुरुआत का हम लोग का जीवन है जैसे हम जी रहे हैं, इसके निर्वाह करने के लिए, ऐसे समझिए कि जो किसान होता है वो इसलिए कृषि कार्य कर रहा है ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अर्थात अपने परिवार के लिए अनाज की व्यवस्था कर सके। इसे क्या बोलेंगे? जीविका निर्वाह बोलेंगे। मतलब जीवन जीने के लिए, निर्वाह करना मतलब जीना, ठीक है, कृषि करना। इसमें कहता है कि इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है, ठीक है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल। अब बोलिएगा सर यहाँ पे आदिम कृषि क्या हो गया? देखिए आदिम मतलब होता है पुराना। आदिम मतलब जब मनुष्य जो है, बहुत पहले जब मनुष्य जो है समय से, बहुत समय पहले से जो खेती करता आ रहा है, जो कृषि कार्य करता आ रहा है, तो उसमें जिस प्रकार के क्या बोलेंगे उसको, तकनीकों का प्रयोग करता आ रहा है, औजारों का प्रयोग करता आ रहा है कृषि कार्य के लिए, उसमें क्या, जैसे लकड़ी के हल का प्रयोग करता आया है ना, जिसको क्या बोलते हैं? डाव। डाव, या फिर ऐसे समझिए कि जैसे आप देखेंगे कि इतना बड़ा एक वो होता है, एक तो हल होता है इस प्रकार का, आपने देखा होगा, ऐसे होगा और ऊपर होगा, इसको यहाँ से पकड़ा रहता है किसान और ऐसे जुताई करता जाता है आगे में, ठीक है। और दूसरा होता है उससे मतलब सपाट करने के लिए जिस हल का प्रयोग किया जाता है उसे डाव कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस जमीन को, जो कृषि कार्य से जुड़े होंगे उनको पता होगा। डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती थी। अर्थात जो पुराने समय से कृषि कार्य की जा रही है उसमें प्रारंभिक जीवन जीने के लिए जो खेती की जाती है, मतलब अपने परिवार का पेट पालने के लिए, उसमें परिवार के सभी लोग ही तो जुड़े होते हैं। सामुदायिक श्रम भी तो होता है उसमें, मतलब समुदाय पूरा जुड़ा होता है या परिवार जुड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद आगे कहता है क्या कि इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की
उपयुक्तता पर निर्भर करती है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, जब मानसून आता है तो हमारे यहाँ याद कीजिए मानसून कब आता है। मानसून आता है 1 जून को, और जून में जैसे ही मानसून आएगा पूरे जून क्या होता है, मानसून हर जगह बरसता है पूरे भारत में। जब बरसात हर जगह होती है उसी दौरान आप देखेंगे कि धान के फसल लगाए जाते हैं। धान का जो है फसल लगाया जाता है, क्योंकि धान के फसल को ज़्यादा पानी चाहिए। तो जो किसान है ना वो मानसून पर निर्भर रहते हैं। किसमें? प्रारंभिक कृषि में, याद रखिएगा। क्योंकि ये कृषि में ज़्यादा पैसा तो है नहीं, लोग अपने परिवार का पेट चलाने के लिए खेती करना चाह रहे हैं, तो अलग से क्या बोलते हैं उसको, पानी की व्यवस्था करना उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मानसून पर निर्भर रहते हैं ये। दूसरा, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, ध्यान दीजिएगा, उर्वरता नहीं बोल रहा है, उर्वरता मतलब क्या होता है, उपजाऊपन। तो आप मिट्टी को 2 तरह से उपजाऊ बना सकते हैं। एक तो प्राकृतिक तरीके से, कि भैया प्राकृतिक तरीके से जो है मिट्टी क्या है, बहुत उपजाऊ है, पहले से उपजाऊ है मिट्टी। दूसरा तरीका है क्या है, कृत्रिम तरीके से। तो कृत्रिम तरीका क्या होता है, आप उसमें क्या डालिए, बहुत सारा खाद डाल दीजिए और मिट्टी को उपजाऊ बना दीजिए। लेकिन बहुत सारा उर्वरता डाल दीजिए उसमें। तो जो प्राकृतिक ऐसे समझिए कि, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे उर्वरता है ना, जो उर्वरता है वो कैसी होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए प्रारंभिक कृषि में। ये प्रारंभिक कृषि जो है बेसिकली एक बहुत छोटा परिवार ही करता है, समझिए एक तरह से, बहुत पैसे वाले लोग नहीं करते हैं। क्योंकि उनको अपना पेट पालने के लिए, जो बड़े लोग करेंगे जिनके पास बहुत सारा खेत है, वो तो बेचने के लिए भी करेंगे ना, क्योंकि उनको बेच करके मुनाफा भी कमाना होगा। लेकिन जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए कृषि की जाती है और की जाती रही है वर्षों से, मतलब प्राचीन समय से, वो आदिम कृषि के अंतर्गत आ जाता है, या उसे आदिम कृषि के अलावा और क्या बोल सकते हैं, प्रारंभिक कृषि बोल सकते हैं, जो शुरू से हो रहा है। तो इसमें क्या चाहिए आपको, मानसून का वेट करते हैं ये। मृदा जो है उसकी उसकी उर्वरता उसमें प्राकृतिक रूप से उसमें होनी चाहिए। और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थिति, अगर पर्यावरण परिस्थिति सही है, मतलब पर्यावरण का सपोर्ट है, वातावरण का सपोर्ट है, तब जो है उसी पर ये निर्भर करती है, तब जाकर इनकी कृषि अच्छे से हो पाती है। ठीक है, तो प्रारंभिक कृषि को समझा आपने। आगे देखिए क्या कहता है, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। अब देखिए इसका एक और नाम दे दिया गया, प्रारंभिक कृषि का एक और नाम याद रखिए, क्या नाम है, कर्तन दहन प्रणाली, जिसको स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। अब कर्तन दहन प्रणाली क्या है, देखिए सबसे पहले आपने उन जगहों को साफ किया जहाँ पर जंगल थे, ठीक है, और जंगलों को साफ करके आपने क्या किया, वहाँ पर खेती करी। खेती करने के बाद क्या किया आपने, फिर उस जगह को क्या किया, दहन कर दिया। दहन करना मतलब जला दिया, मतलब फसल काट कर यूज कर लिया और उस जगह को जला करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये कहलाता है कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन मतलब पहले काटना जंगल को, फिर खेती करना, और फिर खेती करने के बाद फिर क्या कर देना, उस जगह को जला देना। स्लैश करना पहले और फिर बर्न कर देना। ठीक है, तो याद रखिए कर्तन दहन प्रणाली कृषि किसे कहते हैं, तो प्रारंभिक कृषि को कहीं कहते हैं, प्रारंभिक कृषि प्रणाली को कहते हैं। आगे लिखता है क्या, किसान जमीन के टुकड़े साफ करता है पहले, फिर उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। मैं बताया ना आपको, जमीन के पहले टुकड़े क्या करेगा, साफ करेगा, वहां के जंगलों को काटेगा, वहां पेड़ पौधे सब हटा देगा। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाएगी, अब उसमें खेती किया तो खेती किया तो ऐसे समझिए कि इस क्षेत्र में खेती किया उसने, जंगल पहले हटा दिया और इस क्षेत्र में खेती किया। खेती करेगा तो यहाँ पे अनाज उपजाएगा, अनाज उपजाएगा तो इस मिट्टी में जितने भी उर्वरता है, जितनी शक्ति है, वो तो अनाज ले जाएगी, और ये मिट्टी क्या हो जाएगा, फिर अनुपजाऊ हो जाएगा, मतलब इसमें उर्वरता घट जाएगी। जब उर्वरता इसकी घट जाएगी ना बच्चे, तब वैसी परिस्थिति में क्या होगा, तब आगे बढ़िए, जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब वहां से कहीं और चले जाते हैं। स्थानांतरण होना मतलब कहीं और चले जाना, और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं फिर, और ये प्रक्रिया लगा रहता है। ठीक है, कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। अब जबकि देखिए ध्यान से, जब वो उस जगह से जहाँ वो कृषि कार्य किए थे वहां से वो चले जाते हैं, तो कुछ वर्षों बाद क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी में फिर से क्या आती, उर्वरता आ जाती है कुछ सालों बाद। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति पुनः क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे लिखा जाता है, चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते इसमें, क्योंकि आदिम कृषि है, पुराने तरीके से खेती होगी, इसमें किसी प्रकार के नए उर्वरक अर्थात नए खाद अथवा अन्य तकनीक, जो नया प्रकार का तकनीक है कृषि कार्य करने का, उसका प्रयोग नहीं करते।
इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता भी कम होगी। समझ रहे बात को? उत्पादन क्या होगा? कम होगा। कम अनाज का उत्पादन होगा। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा। मैं यहाँ बोल रहा हूँ और पूछेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या पूछेगा कि उत्तर पूर्व में जैसे राज्य हो गया असम। ठीक है। उत्तर पूर्व राज्य में असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे किस नाम से जाना जाता है? झूम नाम से जाना जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसे झूम नाम से जाना जाता है किन राज्यों में? तो असम, असम से ठीक नीचे देखिएगा मेघालय। ठीक है। और फिर मेघालय के बगल में देखिएगा मिजोरम। ठीक है। और ऊपर में देखिएगा अरुणाचल प्रदेश के नीचे देखिए मैप में नागालैंड दिख रहा है। तो इन 4 राज्यों में इसे किस नाम से जाना जा रहा है? झूम। इसके अलावा क्या कहता है? देखिए मणिपुर एक राज्य है वहीं पे। तो मणिपुर में इसे किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा पामलू नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बना सकते हैं चाहे तो, वरना मैं तो क्वेश्चन एमसीक्यू में प्रैक्टिस कराऊंगा ही आपको। तो पामलू हो गया। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। याद रखिए क्या कहा जाता है? दीपा। तो तीनों इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। तो याद कीजिए असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में क्या? झूम। मणिपुर में क्या? पामलू। छत्तीसगढ़ और के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप में क्या कहेंगे? दीपा। ठीक है। देखिए झूम जो है जिसे कर्तन दहन प्रणाली की कृषि भी कहते हैं, इसके बारे में कहता है कि झूम कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न जो पढ़ा है आपने, कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? मिल्पा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका। तो आप देखेंगे ना मैक्सिको और मध्य अमेरिका कहाँ है, मैप में निकालिए और देखिए। ठीक है। वेनेजुएला में क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से। वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनुको कहते हैं। ब्राजील में क्या? रोका। मध्य अफ्रीका में क्या? मसोले। इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। एवरी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप 10वीं पास करने के बाद फिर आगे जब जाते हैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी में, सरकारी नौकरी की तैयारी में, तो वहाँ इसमें से सीधे प्रश्न उठा कर डाल देता है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी याद कर लीजिएगा तो लाइफ टाइम याद रहेगा, रिवीजन कर काम चल जाएगा और आपके एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है। भारत में यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में बेबड़ या दहिया भी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा। उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बारिंगा। पश्चिम घाट में कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे। हिमालय क्षेत्र में खील। झारखंड में कुड़ुआ। और उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या बोलते हैं? झूम आदि नाम से आता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद करना ही पड़ेंगे। नहीं हाउ आप कुछ नहीं कर सकते, आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है। रटने के अलावा थोड़ा आप लिंक बैठा लेंगे। ठीक है, ताकि आसानी से आपको याद हो जाए। जैसे मध्य प्रदेश में बेवड़ या दहिया, आंध्र प्रदेश में बोडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडामी या कोमान या बारिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुआ और उत्तर प्रदेश में उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम। ये तो पढ़ा ही आपने। ठीक है। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ये जो पूरा हमने बताया ना, अभी ध्यान दीजिए, ये पूरा आपके लिए यहाँ से लेकर के ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पूरा। ये VVI लिख लीजिए, आप अलग से नोट्स बना करके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखिए अब एक कहानी स्टोरी देखते हैं, चलिए देखते हैं। कहता है रिंझा असम में, रिंझा नाम है, असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। ठीक है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काट कर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव कर रही है। मतलब वो बच्ची खुश हो रही है कि किस प्रकार जो है उसके परिवार वाले क्या कर रहे हैं, भूमि के टुकड़े पर उस वनस्पति को काट करके जलाकर साफ कर रहे हैं। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। ठीक है। खेती करने में, कृषि कार्य करने में सहायता करती है हमेशा। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है। मतलब जहाँ वो रह रही है उससे लगाव तो किसी को हो जाएगा, तो उसको भी लगाव है।
परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी नहीं पता। सही बात है। उस बच्ची को क्या पता है कि मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाएगी धीरे-धीरे और फिर हमें जाना पड़ेगा। जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़ों की तलाश भी करनी होगी। समझ में आ रहा है आपको? क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? बिल्कुल, सीधी-सी बात है। ये एक तो आपने वो पढ़ा था ना स्लैश एंड बर्न, ठीक है? या प्रारंभिक कृषि बोल दीजिए, ठीक है? या झूम खेती, आप जिस नाम से इसको आप बुला सकें आप, सारे नाम है इससे बुलाए जाते हैं इसको, ठीक है? आदिम कृषि बोलिए इसको। क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाए जाते हैं? हाँ, इस प्रकार के इसमें ज़्यादातर चावल, धान वगैरह भी होते हैं, मतलब जो नॉर्मली भोजन के लिए उपयुक्त होते हैं। अगला क्या है बच्चे? कहता है गहन जीविका कृषि। गहन मतलब क्या होता है? देखिए गहन एक शब्द है जिसका शब्द का अर्थ होता है काफ़ी घना, है ना? गहरा, या फिर ऐसे समझिए कि बहुत ज़्यादा गहन, ठीक है? और जीविका कृषि मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का जीवन जिस पर निर्भर हो, किस पर? जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों का जीवन निर्भर हो, इस प्रकार की कृषि, ठीक है? कहता है कि इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। अब जनसंख्या का दबाव अधिक होने का मतलब क्या है? मतलब जनसंख्या उस क्षेत्र में अधिक होगा, ठीक है? मतलब भूमि कम है और जनसंख्या अधिक है, तो उसी कम भूमि से ना बच्चे अनाज निकालना होगा ताकि इस जनसंख्या का पेट भरा जा सके, तो दबाव तो अधिक होगा भाई साहब। आगे लिखता है क्या कि यह श्रम गहन खेती है। क्या खेती है? श्रम गहन मतलब यहाँ पे अधिक मेहनत चाहिए होगा, गहन मेहनत चाहिए होगा, ज़्यादा मेहनत चाहिए होगा, ठीक है? जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे उत्पादन अधिक चाहिए क्योंकि अधिक जनसंख्या है और अधिक जनसंख्या का पेट भरने के लिए अधिक अधिक उत्पादन चाहिए, तो उसके लिए आपको अधिक जैव रासायनिक निवेश करने होंगे। मतलब जो खाद है ना बच्चे, वो डालने होंगे। कैसे खाद डालने होंगे? तो रासायनिक खाद डालने होंगे या जैव खाद डालने होंगे। जैव खाद क्या होता है? जैसे गोबर वगैरह हो गया या फिर ह्यूमस वाले जो खाद हो जाते हैं, सड़े गले चीज़ जो हो जाते हैं, मतलब जैसे कोई समझिए कि कोई सब्जी का छिलका वगैरह हो गया, ये सब भी सड़ जाता है ना तो रासायनिक खाद बन जाता है, तो ये सब डाले जाते हैं। और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है कि भैया बारिश हो ना हो, मानसून आए ना आए, एग्रीकल्चर मतलब कृषि कार्य तो करने होंगे, तो क्या करो भैया सिंचाई करो। अब सिंचाई के माध्यम क्या होते हैं ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, है ना? जल वाले चैप्टर में, जल संसाधन वाले में। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है? तो ऐसे बहुत से राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सारे राज्यों में होती है। आगे लिखता है कि भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। अब देखिए ये इसमें 2 शब्द बताया, ध्यान दीजिएगा, 2-3 शब्द है, ध्यान से समझिएगा। भू-स्वामित्व क्या होता है? भू मतलब होता है भूमि, भू मतलब भूमि और स्वामित्व मतलब होता है मालिकाना हक। अर्थात कोई ना कोई क्या होता है? भूमि का स्वामी होता है, मालिक होता है। अब इस भू-स्वामित्व में क्या होता है? विरासत के अधिकार के कारण आपको जो भूमि मिली है बच्चे, चूँकि आपके पिताजी की भूमि थी तो आपको मिल गई। आपके पिताजी को आपके दादाजी से मिली, आपके दादाजी को आपके परदादा से मिली। तो इस तरह से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के अधिकार के कारण क्या हो जा रही है? आपको पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है कि भूमि मिलता जा रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए कि आपके दादाजी, ठीक है? आपके दादाजी के 2 संतानें हुईं, ठीक है? 2 संतानें हुई ए और बी, ठीक है? और दादाजी के पास अगर मान लीजिए कि 100 थी, ऐसे समझिए कि 500 गज ज़मीन था, तो अब दोनों के पास कितने रह गया उनके दोनों बेटे के पास? 250 गज, 250 गज। अब यदि इन ए के भी मान लीजिए 2 पुत्र हो जाते हैं या 2 बच्चे हो जाते हैं, ऐसे समझिए, उन्हें बँट जाता है, तो ऐसे में कितना हो जाएगा? 125 गज बच जाएगा इनके पास और इससे नीचे भी वही प्रक्रिया होगा, इनके भी अगर 2 हो गए तो। तो इससे क्या सीख मिला? इससे समझ में आ रहा है कि भैया जोत का आकार क्या हो रहा है? छोटा होता जा रहा है ना जी? जोतने के लिए जो खेत था, जोतना मतलब क्या होता है? कि जो कृषि कार्य में जो खेत होता है उसको जोतना, तो जोत का आकार क्या हो रहा है? यही जोत कह रहा है कि जोत का आकार छोटा होता जा रहा है और इस कारण क्या हो रहा है? ये अलाभप्रद हो रहा है। सर अलाभप्रद कैसे होगा? देखिए एक बात जान लीजिए आप कि बड़े क्षेत्र में जो
खेती की जाती है या कृषि कार्य किया जाता है, तो वहाँ से जो उत्पादन होता है वो ज़्यादा होता है। कितना होता है? ज़्यादा। लेकिन इसी खेत को अगर आप इस प्रकार से छोटा कर दें ना, तो इससे क्या होगा? एक तो जो ये बांधें बनाई गई, बीच में डनेर बनाया गया, डनेर बोलते हैं बिहार के क्षेत्रों में इसको, और बांध भी बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये भी ज़मीन मतलब ज़मीन को कवर किया। दूसरा क्या होता है कि इससे क्या होता है ना कि उपज कम हो जाती है, याद रखिएगा, उपज कम हो जाती है, इसलिए अलाभप्रद होता जा रहा है। आगे लिखता है, देखिए, किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण, चूंकि किसान के पास कोई और रोजगार तो होता नहीं है गांव में। वैकल्पिक रोजगार मतलब दूसरा कोई विकल्प, कोई रोजगार नहीं होने के कारण सीमित भूमि के से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अर्थात जितने उनकी पास भूमि है ना, उसी भूमि से सोचते हैं कि अधिक से अधिक हम क्या करें, पैदावार ले लें, और इसके लिए क्या करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ इस क्षेत्र पर क्या होता है, कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। ठीक है। तीसरी कृषि की जो प्रकार है वो क्या है, वाणिज्यिक कृषि। तो अभी तक पहला क्या पढ़ा आपने, आरंभिक कृषि। दूसरा क्या पढ़ा था आपने, गहन कृषि, गहन जीवन निर्वाह कृषि। पहला था आरंभिक जीवन निर्वाह कृषि, और तीसरा हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि। देखिए, वाणिज्य शब्द से सीधा संबंध कीजिएगा व्यापार का। किसका संबंध बनाइएगा, व्यापार का। ठीक है, जहां भी वाणिज्य मिलेगा तो मतलब व्यापारी कृषि व्यापार के लिए मुख्यतः इसमें लाभ के लिए कृषि की जाती है। लाभ भी किस प्रकार के, तो व्यापारिक लाभ मतलब धन के लाभ के लिए। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाली बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। समझ में आ रहा है कि इस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्षण क्या है कि भैया आधुनिक निवेश मतलब आज के समय में किस प्रकार के निवेश जरूरी है, मतलब आज के समय में जिस प्रकार के कृषि करना जरूरी है उसी प्रकार की कृषि किया जाए, और अधिक पैदावार उत्पादन किया जाए। पैदावार क्या हो, उससे अधिक हो। और इस अधिक पैदावार के लिए अधिक पैदावार देने वाले बीजों का प्रयोग करो, मतलब बीज भी अच्छे क्वालिटी के यूज करो। उसके बाद रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करो, है ना, जो केमिकल होते हैं, केमिकल युक्त खाद होते हैं, उनका प्रयोग करो। और जब खेतों में कीट लग जाते हैं जिससे फसल नष्ट हो जाते हैं, तो उन कीटों को पहले ही मारने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग कर लो। इसके प्रयोग से क्या होगा, उच्च पैदावार प्राप्त हो जाएगा आपको। समझ में आया? कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग है, मतलब हर क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार की कृषि की जाती है, अलग-अलग प्रकार के वाणिज्यीकरण वाली कृषि की जाती है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। दोनों में अंतर है बच्चे कि वाणिज्य के लिए, अर्थात मैंने बताया था ना क्या, व्यापार करने के लिए। तो हरियाणा और पंजाब में चावल का उत्पादन किस लिए किया जाता है, व्यापार के लिए, मतलब ज्यादा उत्पादित होता है, मतलब लोग बेच देते हैं। वहीं आप उड़ीसा में बात कर ले, तो उड़ीसा में बस चावल इतना ही उत्पादित होता है जिससे क्या हो जाए, जीविका चले। ठीक है। क्या आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? देखिए यहाँ पे एक चीज है, सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, यहाँ पे जो हरियाणा और पंजाब है ना, हाँ ठीक है, ठीक ठीक सब ठीक है। क्या आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में है और दूसरे प्रदेशों में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? तो आप पता लगाइए और बताइए, कमेंट में लिखिए। अब एक और है, देखिए, रोपण कृषि। चौथा क्या आपने पढ़ेंगे आप, रोपण कृषि। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है, मतलब व्यापार के लिए की जाने वाली खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। अब क्या है, भैया लंबा चौड़ा खेत है, लेकिन जो फसल बोया गया है वो एक ही फसल बोया गया है पूरे क्षेत्र में। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरा पृष्ठ है ना, क्या है, इंटरफेस है, मतलब अंतरा पृष्ठ है, बीच को दोनों के संबंध को जोड़ता है। रोपण कृषि से क्या होता है कि दोनों का संबंध जुड़ता है, किसका, उद्योग का और कृषि का। ठीक है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है, ये तो पता ही है, आपको बताया गया अभी। जो अत्यधिक पूंजी लगेगी, अब बहुत बड़े क्षेत्र में कीजिएगा तो पूंजी भी अधिक लगेगा, मतलब पैसा भी अधिक लगेगा, और श्रमिक भी बहुत लगेंगे। ठीक है। श्रमिक भी बहुत ज्यादा लगेंगे। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो इससे जो प्राप्त आपको उत्पादन होगा वो किस रूप में प्रयोग किया जाएगा, कच्चे माल के रूप में। भारत में चाय,
कॉफी, रबर, रबर की भी खेती होती है बच्चे, रबर का पेड़ होता है, ध्यान रखिएगा, उससे रबर निकाला जाता है। गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। ठीक है, क्लियर है कि बहुत बड़े क्षेत्रों में इनकी खेती की जाती है और इनकी खेती इसलिए की जाती है ताकि जो है वाणिज्यिक लाभ हो सके। ठीक है, असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, ये तो बताया अभी आपको, व्यापार के लिए होता है, बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार से संबंधित साधन, ध्यान दीजिएगा, परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अर्थात ये फसल जो है जहाँ भी लगाई जाती है वहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वहाँ परिवहन की व्यवस्था हो, मतलब उसको ढोने ले जाने की व्यवस्था हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। दूसरा, संचार हो, आसानी से जो है ना उसको पहुँचाया जा सके, लाया जा सके और उसका यूज़ हो सके, संचार साधन। इसके अलावा संबंधित उद्योग, मतलब उस जो वस्तु उत्पादित हो रही है, ठीक है, रोपण फसल के अंतर्गत उस वस्तु से संबंधित उद्योग स्थापित हो, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री लगी हो, फैक्ट्री लगी हो और बाजार भी हो, क्योंकि बाजार, जब तक बाजार नहीं होगा तो वस्तु उद्योग में बनाने के बाद बेचेंगे कहाँ, बाजार में ही तो बेचेंगे ना आप। तो बाजार भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ दो तस्वीरें, उसको देख लेते हैं इन दो चित्रों को। चित्र 4.2 में भारत के दक्षिण भाग में केले की रोपण कृषि देखिए इस प्रकार से की जाती है ना, बहुत बड़े क्षेत्र में सिर्फ एक ही प्रकार की फसल हो रहा है। इसके अलावा ये क्या है, उत्तर पूर्व में बांस की कृषि की जाती है, उत्तर पूर्व, दक्षिण जो आप देखेंगे उत्तर पूर्व में देखेंगे, जैसे उत्तर पूर्व में आपका आ जाएगा जो सेवन सिस्टर स्टेट्स है ना, वहाँ बांस की खेती खूब होती है, असम वगैरह में भी बहुत ज़्यादा होती है। सस्य प्रारूप देखिए क्या है, अपने भारत की भौतिक विविधताओं, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, इसको मिटा देते हैं। हाँ, अपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है। इसमें किसके विषय में अध्ययन किया जा रहा है सस्य प्रारूप में, कि अपने देश में जो भौतिक विविधता है, भौतिक विविधता है ना जी, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं नदी है, कहीं झील है, कहीं झरना है, कहीं जो है किसी प्रकार के वृक्ष पाए जा रहे हैं, कहीं दूसरे प्रकार के वृक्ष पाए जा रहे हैं, कहीं मरुस्थल पाया जा रहा है, तो विविधता है। और हर जगह की अपनी एक संस्कृति है, संस्कृति की भी क्या है, बहुलता है, मतलब बहुत सारी संस्कृति मिलकर रहती है। तो इसके संबंध में अध्ययन किया जाता है किसमें, सस्य प्रारूप के अंतर्गत। आगे लिखता है, ये देश में कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है, कि मतलब जहाँ खेती जिस प्रकार की होगी ना बच्चे, जहाँ जिस प्रकार का एग्रीकल्चर होगा, कृषि होगा, वहाँ उस प्रकार के क्या लगाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे, मतलब पौधे लगाए जाएंगे, फसल लगाए जाएंगे, और उसी प्रकार की वहाँ परंपराएं भी होंगी, वहाँ रीति रिवाज, कल्चर, वहाँ का व्रत त्योहार, ये सब उसी प्रकार का होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि क्या है, शामिल है। ओके, भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, कौन कौन, जो इस प्रकार है, पहला रबी, दूसरा खरीफ और जायद। ठीक है, क्लियर है, भारत में कितने प्रकार की फसलें हैं, शस्य ऋतुएं हैं 3 प्रकार की, रबी ऋतु में रबी वाली फसल, खरीफ ऋतु में खरीफ वाली फसल और जायद ऋतु में जायद वाली फसल बोई जाती है। रबी फसलों को शीत ऋतु में, ध्यान रखिएगा, रबी ठंडा, याद रखिएगा, रबी से याद रखिएगा ठंडा, क्या याद रखिएगा, रबी से ठंडा, रबी जो है वो बहुत ठंडा है, रबी जो है बहुत ठंडा है। तो रबी फसलों को शीत ऋतु में, मतलब ठंडी ऋतु में, कब, तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में, बीच में बोया जाता है, अक्टूबर से बुआई शुरू हो जाती है फसलों की और दिसंबर तक बोई जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में, मतलब अप्रैल से जून के मध्य क्या किया जाता है, काट लिया जाता है, काम खत्म हो गया। अब देखिए, गेहूं उदाहरण के लिए, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। ठीक है, ये फसलों के नाम है जो रबी फसल रबी ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मध्य बोई जाती है, और काटी कब जाती है रखिएगा, तो अप्रैल से जून तक, गर्मी के समय में। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में क्या होती है, बोई जाती है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य, अब उत्तर में देखिए कौन से राज्य हैं, जैसे पंजाब, पश्चिम में भी है, देखिए उत्तर और पश्चिम में पड़ता है कोने में ये। मैप निकाल के बैठिएगा, बार बार बोलते हैं, हर चैप्टर में बोलते हैं आपको मैप निकाल के बैठना है, कम से कम इंडिया का तो मैप तो पास में रहना चाहिए, सामने रहना चाहिए।
पंजाब, उसके नीचे देखिए हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश उसके ऊपर में देखिए, फिर जम्मू कश्मीर और ऊपर में, उत्तराखंड उसके फिर आपको हिमाचल प्रदेश के नीचे में देखिए, और उत्तर प्रदेश उसके नीचे में। तो ये सारे राज्यों में मुख्य रूप से ये फसल बोई जाती है। कौन सी फसल? रबी फसल या रबी शस्य ऋतु फसल। गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं ये। कौन से? जो भी बताए गए हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। अब देखिए, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको कक्षा 9th में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कक्षा 9th में जो क्लाइमेट वाले चैप्टर में यहाँ पढ़ा चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ आपको। देखिए, भूमध्य रेखा आप वर्ल्ड मैप में देखिए, वहाँ पे देखेंगे ना, भूमध्य सागर दिखेगा आपको, यूरोप। ठीक है, आप देखिए, मैप निकालिए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे तो याद है तो मैं बोल लेता हूँ, आसानी से समझ जाता हूँ, पर आप एक बार मैप में देखिएगा तो आसानी से आपको समझ में आएगा। अब देखिए, ऊपर में आपको दिखेगा यूरोप, और यूरोप पे, या मान लीजिए यूरोप है, तो यूरोप के बीच में यहाँ पर दिखेगा आपको भूमध्य सागर, नीचे दिखेगा आपको क्या? अफ्रीका। तो ये बीच में है आपको। यहाँ पे क्या होता है ना, यहीं पे क्या होता है कि बादल बनते हैं इसके ऊपर, बहुत भूमध्य सागर के ऊपर में बहुत क्या बनेंगे? बादल बनेंगे, और ये हवाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। चूंकि भारत यहाँ पे आसपास है, तो ये आगे बढ़ते हैं और पूरा आपको इराक, तेहरान जो वगैरह है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान क्रॉस करते हुए भारत तक पहुँचते हैं। और जब भारत तक पहुँचते हैं ना, तो भारत में ये कहाँ पहुँचते हैं मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से पहुँचते हैं बच्चे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश देखिए मैप में, और पंजाब वाले इलाके में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कि जम्मू कश्मीर में तो बर्फ के रूप में ही गिर जाते हैं, काफ़ी काफ़ी ऊंचाई है जम्मू कश्मीर की। लेकिन पंजाब निचला इलाका है, तो यहाँ आते आते ये बारिश करते हैं हल्की, और हल्की बारिश करने की वजह से आपको है, समझिए कि रबी फसल के अंतर्गत जो गेहूं आता है, उस गेहूं को हल्की बारिश चाहिए होती है। जो हल्की बारिश इस पश्चिमी विक्षोभ से मिल जाता है। किससे मिल जाता है? पश्चिमी विक्षोभ। और ये पश्चिमी विक्षोभ देखिए ध्यान से, पश्चिमी विक्षोभ जो है, इसका नाम पश्चिमी विक्षोभ क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए, इसका पश्चिमी विक्षोभ नाम इसलिए पड़ा कि भारत के पश्चिम से आता है। कहाँ से आता है भारत में? पश्चिम से आता है, इसलिए बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ मतलब क्या होता है? विक्षोभ मतलब होता है रुकावट, दिक्कत देना। ठीक है, तो भारत में तो बारिश रहती है पहले से, सॉरी, भारत में तो पहले से ठंड ठंड रहती है, और ये ऊपर से आकर के और क्या करती है? ठंड बढ़ा देती है, इसलिए इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, डिस्टर्ब करती है आकर के। ठीक है, विक्षोभ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? विक्षोभ को इंग्लिश में डिस्टर्ब करना कहेंगे। ठीक है, तो आपको हाल फिलहाल एक आइडिया दे दिए। 9th का जब जो पढ़े, आप ज्योग्राफी नहीं पढ़े तो एक बार तो पढ़ लीजिए। 9th 10th तो मस्ट है आपको, हर एग्जाम के मस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो है, इन फसलों की अधिक उत्पादन में क्या हो जाती है? सहायता कर देती है। ठीक है, इसमें क्या है, कहाँ? तो पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से, और राजस्थान के कुछ भागों में। देखिए, ये सारे पश्चिम में ही पड़ जा रहे हैं, पश्चिम और उत्तर में। देखिए, इसमें हरित क्रांति की सफलता में भी उपर्युक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। अर्थात हरित क्रांति तो आपको पता ही है, जब भारत में क्या हुई थी? कृषि क्रांति हुई थी, जब गेहूं का फसल सर्वाधिक उत्पादित हुआ था, तो उसे हरित क्रांति कहा जाता है। तो ये हरित क्रांति की सफलता में भी रबी फसल का जो है ना, वो महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, रबी फसल की वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब रबी फसल मतलब गेहूं, गेहूं का उत्पादन इतना ज़्यादा हुआ था कि हरित क्रांति जो फसल उत्पादन की क्रांति हुई थी, वो सफल हो गई थी। ये बात बता रहा है। अब देखिए आगे क्या लिखता है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। ठीक है, तो मानसून आएगा तो क्या बोएंगे? खरीफ फसल। रबी फसल कब बो रहे थे? याद कीजिए, तो रबी फसल बो रहे थे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो खरीफ कब बोएंगे? जब भारत में मानसून आता है। मानसून भारत में कब आता है? तो जून में आता है। याद कीजिएगा, कब आता है? जून में। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर में क्या होगी? काट ली जाएगी। तो सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाएगी, तभी ना जी रबी वाली फसल बोई जाएगी, अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, जिसको अरहर भी कहते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। देखिए, इन सभी फसलों को क्या चाहिए? ज़्यादा पानी चाहिए। इन सभी फसलों को क्या चाहिए? ज़्यादा पानी चाहिए। इसलिए इन सभी फसलों को कब बोया जाता है? जब भारत में क्या आता है? मानसून आता है, क्योंकि मानसून के समय भारत में बहुत पानी आ जाता है। इसीलिए अधिक पानी में इन फसलों को बोया जाता है। ठीक है, देखिए ज़्यादातर जो है ना, ध्यान रखिएगा, ये मोटे फसल होते हैं। जब मक्का, ज्वार, बाजरा, तूरी सब मोटे फसल है, ध्यान रखिएगा। चावल की खेती मुख्य रूप से असम में की जाती है, पश्चिम बंगाल में की जाती है,
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी की जाती है, केरल में भी की जाती है और महाराष्ट्र विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। तो जो आप मैप देखेंगे ना, तो मैप में आप देखिए, सबसे पहले आप भारत का मैप निकालिए, मैं आपको वहाँ बता रहा हूँ। भारत का मैप में निकालिए और उसमें देखिए क्या कि सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा असम। असम के ठीक नीचे आइएगा तो क्या दिखेगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के ठीक नीचे बगल में नीचे में क्या है, उड़ीसा। फिर आंध्र प्रदेश मिलेगा आपको, फिर नीचे उसके बगल में तेलंगाना, फिर तमिलनाडु और सबसे नीचे में ही तमिलनाडु के बगल में क्या मिल जाएगा, केरल। सब देखिए मैप पर देख के याद कीजिएगा तो आपको याद रहेगा कि सारे क्षेत्रों में क्या होता है। ये सारे क्षेत्रों में चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र का विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र। कोंकण तटीय क्षेत्र मतलब कौन सा क्षेत्र, मतलब समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। जो समंदर है ना महाराष्ट्र के बगल में देखिए, उन समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में, और उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल क्या हुई है, बन गई है। ठीक है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं, ध्यान रखिएगा। कौन-कौन है, औस, अमन और बोरो। क्या बोले जाते हैं उनको, औस अमन। कहाँ-कहाँ बोली जाती है इनको, पश्चिम बंगाल में, असम में और उड़ीसा में। इन्हें धान की 3 फसल बोए जाते हैं। 3 फसल कैसे, देखिए एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 को 3 भाग में बाँट दीजिए, कितने हुए, 4, 4, 4। तो 4 महीने में एक फसल बो के धान काट लिया गया, फिर अगले 4 महीने में फिर से धान बो के काट लिया गया, फिर अगले 4 महीने में फिर से धान बो के काट लिया। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ पानी की मात्रा अधिक है, ध्यान रखिएगा, या पानी मिलता जाता है, इसलिए यहाँ बो लिया जाता है। ठीक है। तो असमन बोरो हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। रबी फसल ध्यान से समझिएगा। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है, जायद फसल। रबी और खरीफ के बीच में, ध्यान रखिएगा, रबी और खरीफ के बीच में। कैसे, तो देखिए, जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। तो आप याद कीजिए, जब भारत में गर्मी पड़ रही होती है, शुरू में मार्च अप्रैल का महीना होता है, तो उस समय में अप्रैल के आसपास क्या मिलना शुरू हो जाता है, खरबूजा, तरबूजा, इसे देखते हैं ना, मिलना शुरू हो जाता है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, किस फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, एनसीईआरटी लिख रहा है, तो याद रखिएगा गन्ने को। मुख्य फसल में क्या-क्या है देखिए, मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के भिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। किसी-किसी, तो मिट्टी अलग होगा तो अलग प्रकार का फसल, मिट्टी हो कैसी है, जलवायु कैसी है, वहाँ कृषि पद्धति मतलब कृषि करने का तरीका कैसा है, इन सब में अंतर के कारण देश में अनेक प्रकार की क्या खाद्य फसल मतलब खाने वाली, अखाद्य मतलब जो जिसे खाई नहीं जाती है, इन दोनों प्रकार की फसलें उपजाई जाती है। ठीक है। आगे लिखता है, भारत में उगाई जाने वाली, ध्यान दीजिएगा, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन है, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, जितने मोटे अनाज हम सब आ जाएंगे, जैसे दाल, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि, ये सभी भी कब उपजाए जाते हैं, कहाँ उपजाए जाते हैं, भारत में। ठीक है। चावल, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न क्या है, चावल है। विश्व में समझिए कि सबसे बड़ा चावल का उत्पादन कौन हो जाएगा, तो चीन हो जाता है। ठीक है। और भारत हमारा दूसरे स्थान पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये चावल धान की फसल है, देख रहे हैं, धान की फसल है, इसको पानी खूब चाहिए, ध्यान रखिएगा, चावल की कृषि। अब देखिए, ये भारत का ये एक नक्शा दे दिया गया। ठीक है। इसमें प्रमुख क्षेत्र दे दिए। ठीक है। ये क्या है, प्रमुख क्षेत्र, ये गौण क्षेत्र। अब देखिए, जहाँ प्रमुखता से खेती की जाती है ना, उसको दिखाया जा रहा है। तो देखिए, सारे प्रमुखता से कृषि कार्य यहाँ होते हैं, तो ये दिखाए जा रहे हैं। ठीक है। ये आपका बिहार, उत्तर प्रदेश का ये इलाका। ठीक है। और यहाँ पे असम वाला क्षेत्र हो गया, नीचे आपको पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, उसके नीचे उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश है ना, फिर तेलंगाना वाला क्षेत्र, फिर तमिलनाडु वाला क्षेत्र, फिर आपका नीचे आ जाता है कौन सा, केरल वाला क्षेत्र। तो ये सारे बता रहे हैं कि यहाँ विशेष रूप से खेती की जाती है। गौण क्षेत्र मतलब जहाँ बहुत कम, मतलब न के बराबर खेती होती है, वो गौण क्षेत्र होता है। जैसे ये राजस्थान का क्षेत्र, उसके अलावा आपका मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का जो पठारी इलाका है, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, वो वाला क्षेत्र। ठीक है। आगे लिखता है क्या, ध्यान दीजिएगा कि यह खरीफ की फसल है, यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है।
किसे? यहाँ पे कोई छूट गया है क्या, देखिए तो। नहीं, चावल को, सही है। किसको? चावल को। ध्यान दीजिएगा। जो चीन में सबसे ज़्यादा होता है, भारत में, भारत दूसरे स्थान पर उसमें है। तो इसको उगाने के लिए क्या चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या रहे? ऊंचा रहे। तो भारत में याद कीजिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कब ऊंचा हो जाता है? जून आते आते तापमान ऊपर चला जाता है। पूरे तापमान कब तक? सितंबर अक्टूबर तक तापमान भारत के उत्तर भारत वगैरह में क्या होता है? इसके अलावा क्या कहता है कि 100 सेंटीमीटर से अधिक पानी चाहिए इसको, मतलब वर्षा पर्याप्त मात्रा में चाहिए। उसके अलावा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे क्या करना पड़ता है? सिंचाई करके उगाना पड़ता है, जैसे हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्रों में। ठीक है। ये देखिए, जब चावल जब पक जाता है ना बाली, तो ऐसे लटक जाता है। आपने कभी, शायद शहर वाले तो नहीं देख पाते हैं, गाँव में हमने तो उगा रखा है, हमने तो खेती की है वर्षों तक, तो सब पता है। ठीक है। मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल। ठीक है। मैं देख लीजिएगा अपने अपने पुस्तकों में। सॉरी। चावल जो है उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में, उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तो उत्तर में जाएंगे तो उत्तर पूर्वी मैदान कौन दिखेगा आपको? उड़ीसा में दिखेगा, पश्चिम बंगाल दिखेगा, असम दिखेगा। तटीय क्षेत्रों में, है ना, तट वाले क्षेत्र में कौन सा दिखेगा आपको? पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय। कोंकण हो गया तट आपको, महाराष्ट्र वाला, सब केरल वाला तट हो गया, फिर तमिलनाडु का तट हो गया, आंध्र प्रदेश का तट हो गया, सभी राज्य का तट देख लीजिए। और डेल्टाई प्रदेशों में, जहाँ डेल्टा नदियाँ अपना डेल्टा बनाती हैं, तो वहाँ भी तो पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। तो डेल्टाई प्रदेशों में भी क्या होगा? उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। मतलब कुछ कम वर्षा हो जाती है, और बाकी क्या करते हैं, नहर वगैरह से जो है ना, दूर दूर से, चूंकि एक बड़ी नदी होती है, बड़ी नदी से क्या होता है, बड़ी नदी से छोटे छोटे नहर निकाल दिए गए हैं। उन नहरों के द्वारा क्या है, पानी पहुंचा दिया जाता है हर एक क्षेत्रों में। कहाँ कहाँ के क्षेत्र में? तो जब मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, तो यहाँ पे चावल उगाना संभव हो पाया है। ठीक है। गेहूँ को देखिए, गेहूँ भारत की दूसरे सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है चावल के बाद, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। तो उत्तर में देख लीजिए, भारत के उत्तर किधर है, और वहाँ उत्तर पश्चिमी इलाका देख लीजिए। रबी की फसल को उगाने के लिए, गेहूँ कैसा फसल है? रबी की फसल है ना बच्चे। तो रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। तो जब ये चावल पक रहा होता है तो उसमें धूप खिला खिला होता है। कब का समय याद कीजिए, तो वो समय होता है, बादल भी कम होते हैं आकाश में, वो समय होता है आपका मार्च अप्रैल, है ना, मई तक। देखिए अब ध्यान से, मार्च अप्रैल मई लगातार जो है खिली धूप निकलती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब पानी तो चाहिए, लेकिन कम पानी चाहिए। 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच वर्षा मिलेगी तो ऐसा काम चल जाएगा। देश आगे लिखता है क्या, देखिए, देश में गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन? एक तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, मतलब अगर आप मैप देखें तो मैप में आपको दिखाई देगा, ठीक है, उत्तराखंड से एक नदी निकलता हुआ जिसे दिखाई देगा गंगा, और उत्तराखंड के ऊपर में देखिए तिब्बत से एक नदी निकल रही है सतलज, जो जा रही है पंजाब होते हुए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए। तो ये जो गंगा और सतलुज का जो पूरा एरिया है, नदी का एरिया है, और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, दक्कन पठार कहाँ है? दक्कन पठार समझिए आप कि महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में आता है। ये गुजरात का भी जो है थोड़ा सा आ जाता है काली मिट्टी वाला क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, इन क्षेत्रों में आप गेहूं अच्छे से उगा सकते हैं। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य। तो आसान है, अपने आप देखते चलिएगा, ये सब याद करने वाली चीजें हैं। मोटे अनाज जो होते हैं इनको क्या चाहिए? इनको अधिक पानी चाहिए, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। अच्छा, यहाँ बताइए आपकी कौन से फसलें हैं? ये रबी फसल या खरीफ फसल है? तो याद कीजिए, हमने बताया था ना, जिसमें जिसको पानी की अधिक आवश्यकता है वो खरीफ फसल, और जो मोटे अनाज वाले फसल है वो भी खरीफ फसल। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, बिल्कुल। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्य उत्पादन फसल है। ध्यान रखिएगा, ज्वार मतलब क्षेत्रफल के उत्पाद और उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहला कौन था? चावल। दूसरा कौन? गेहूं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कौन हो गया? ज्वार हो गया, याद रखिएगा। यह फसल वर्ष पर निर्भर करती है, वर्षा पर, सॉरी, यह फसल किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर, क्योंकि पानी अधिक चाहिए।
अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण, आर्द्र मतलब गीले क्षेत्र, आर्द्र मतलब क्या होता है, गीला, जहाँ पानी होता है, इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। मतलब गीला ही क्षेत्र है, पानी वहाँ है ही है, तो सिंचाई की आवश्यकता क्या होगी। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। क्लियर है। मैप पे देखते चलिएगा। बाजरा, यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। मतलब बलुआही मिट्टी, जहाँ बालू वाली मिट्टी होगी, या उथली काली मिट्टी होगी जो उठी हुई होती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के कुछ उत्पादक राज्य हैं, ये मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है, मतलब सूखे क्षेत्र में उगाई जाती है, और यह लाल, काली, बलुआ और दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। ठीक है। इन मिट्टी के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रागी की प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। तो ये तीनों फसल देख लिया आपने। अब मक्का भी देख लीजिए, ये भी तो मोटी फसल है। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। मतलब मक्का मतलब मकई जो होता है, इसके बाली का भी उपयोग कर लेते हैं हम। ठीक है। और साथ साथ इसके जो पत्ते होते हैं, डंठल होता है, वो चारे के रूप में प्रयोग होता है। यह कैसी फसल है, खरीफ फसल है, क्योंकि पानी इसको अधिक चाहिए। देखिए बाजरे की कृषि, देख रहे हैं बाजरे का फसल, ये जो होता है नीचे डंठल देख रहे हैं ना जी, ये जानवर खा जाते हैं, और ये जो बाजरा निकला है ये इंसान खा जाते हैं, खा सब जाते हैं। ठीक है। आइए मैप में देख ले, थोड़ा सा कुछ दिखा रहा है। प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र वो दिखा रहा है, रागी फसल रागी वगैरह के लिए, जहाँ ज़्यादा कहाँ ज़्यादा होता है। ठीक है। ये जो है फसल आपका, अब देखिए आपको बताए थे हम, एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अ, गेहूँ का फसल जो है वो सर्वाधिक किस क्षेत्रों में होता है, और गेहूँ का फसल किस लिए सहायक हुआ था, तो भारत में जो हरित क्रांति सफल हुई थी उसमें गेहूँ का फसल सब सफल हो गया था, इसीलिए कहा जाता है कि गेहूँ के फसल के सफल होने के कारण हरित क्रांति सफल हुई। तो गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ हो रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर आपको देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया, फिर आपका हरियाणा, है ना, पंजाब का एरिया, थोड़ा हिमाचल प्रदेश का एरिया भी हो गया, उसके अलावा आपका कौन हो गया, पंजाब का एरिया हो गया, नीचे राजस्थान का एरिया हो गया। ठीक है। सिंचाई उचाई व्यवस्था उपलब्ध है यहाँ पे। इंदिरा नहर है ना जी, इंदिरा नहर आता है किससे, वही सतलज नदी से इंदिरा नहर निकाला गया है। इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, फिर छत्तीसगढ़ का थोड़ा एरिया हो गया, आप देख लीजिए। तो इन सारे एरिया में क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र के इस एरिया में भी होता है, गुजरात के थोड़े से एरिया में खेती गेहूँ खेती की जाती है, ये सारे गेहूँ के लिए है। और बाकी जगह गेहूँ क्या है, गौन है, मतलब मिलता ही नहीं, गेहूँ का उत्पादन होता ही नहीं। ठीक है। और लास्ट कौन सा फसल पढ़ा रहे थे आपको हम, लास्ट पढ़ा थे मक्का। मक्का के बारे में देखिए, मक्का के बारे में क्या कहता है। मक्का जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। ध्यान रखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब आपसे पूछेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, आप कमेंट में लिखिएगा, और नई जलोढ़ मिट्टी को भी किस नाम से जानते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम मैं बता देता हूँ, नई वाली का आप कमेंट में लिखेंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहता है बांगर नाम से। ठीक है। और इसमें कौन सी फसल अच्छे से उगाई जाती है, तो मक्का, याद रखिएगा। तापमान कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से कितना, 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक है। गर्मी का ही दिन होना चाहिए। अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का जो है रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है ना। ठंडी क्षेत्रों में भी ठंडे मौसम में भी उगा ली जाती है। कौन, मक्का। ध्यान रखिएगा कहाँ पे, बिहार जैसे राज्यों में। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों में जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन क्या हो गया है, बढ़ गया है। अर्थात कि कौन कौन चीज़ों से बढ़ा है, तो आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश मतलब नए प्रकार के जो है ना, तकनीकों के माध्यम से नए प्रकार के इंजीनियरिंग जो उद्योग होते हैं, प्रौद्योगिकी होती है, उनके निवेशों से। उसके अलावा उच्च पैदावार देने वाले बीज का प्रयोग, फिर उर्वरक का प्रयोग, खाद का प्रयोग और सिंचाई का उपयोग करने की वजह से मक्का का उत्पादन क्या हो गया है, बढ़ गया है। मक्का का प्रयोग सबसे ज़्यादा क्या होता है पता है आपको, सबसे ज़्यादा होता है दाने के रूप में। जो मांस उत्पादन होता है ना, तो उसमें जो मुर्गा वगैरह होता है उसको मक्का ही खिलाया जाता है दाने के रूप में। तो जितना इंसान नहीं खाता उससे ज़्यादा तो क्या बोलते हैं उसको, जानवर खा जाते हैं। समझिए कि अगर 10 केजी मक्का खिला करके एक ऐसे समझिए कि मुर्गे को
1 केजी उसका वेट होता है, तो आप समझिए कि 10 केजी उसको खिलाया जा रहा है कहीं न कहीं, तो नुकसान ही है ना। आदमी डायरेक्ट 10 केजी मक्का खा सकता है। आप 1 केजी मुर्गा खाने की जगह 10 केजी मक्का खा ले तो आपको अधिक प्रोटीन मिल जाएगा, और 10 केजी मक्का अधिक दिनों तक चलेगा। और ये आप सैकड़ों में सोच सकते हैं, जब सैकड़ों मुर्गे खिलाना हो तो आप कितना ज़्यादा हो गया डाटा ये। तो भारत में या फिर पूरे विश्व में जो है अनाज की कमी इस कारण भी होती है क्योंकि मांस उत्पादन सर्वाधिक होता है। आप इसका पता कीजिएगा। आगे लिखता है क्या, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मैप पर देखते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए मक्का की कृषि की जा रही है। ये माता जी जो है वो कृषि कर रही हैं। ठीक है, मक्का की कृषि देख लीजिए। दालें, दाल देख लेते हैं बच्चे। दालें, भारत दालें जो है भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा उपभोक्ता देश है। ध्यान रखिएगा, मतलब दाल का उत्पादक भी बढ़ा हुआ, मतलब उत्पादन भी सबसे बड़ा, उत्पादन सबसे ज़्यादा कर रहा है भारत, साथ ही उपभोक्ता भी सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि उपभोग करना मतलब यूज़ भी सबसे ज़्यादा हो रहा है, उपयोग भी ज़्यादा हो रहा है। भारत शाकाहारी मतलब भोजन वालों लोगों का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत ही, याद रखिएगा। शाकाहारी खाने के में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। शाकाहारी खाने ही नहीं, आप अगर गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे ना बच्चे, तो सर्वाधिक प्रोटीन युक्त भोजन जो होता है वो दाल ही होता है। लगभग 32 ग्राम के आसपास है। आप चेक कर लीजिएगा, गूगल पर मैंने चेक किया था वैसे, और डाटा ही पता किया था। तो प्रोटीन दाल में सबसे सर्वाधिक प्रोटीन होता है, मांस मछली मीट से भी ज़्यादा होता है। तूर जो होता है, अरहर जो मोटा अनाज है, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये सभी दालें हैं, भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? सिंपल है, आप छाट लीजिए। जो मोटे हैं वो कब होते हैं? वो होंगे आपको कब? जब आपका खरीफ का फसल होगा, मतलब अ, जब क्या बोलते हैं उसको, भारत में मानसून आता है, बारिश होती है, तापमान अधिक रहता है, और रबी की फसलें हो जाएंगी जो छोटे जो पत्ते वाले दाल होंगे, जब पानी कम चाहिए उनको, जैसे मूंग वगैरह हो गया, ये रबी की फसल है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है बच्चे, ध्यान रखिएगा। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, मतलब जहाँ सूखा वाला क्षेत्र है वहाँ भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन ले लेती हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो हवा है, हवा में नाइट्रोजन है ना जी, 71% तक नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन ले लेती हैं और भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। मतलब नाइट्रोजन जो मिलता है ना इन पौधों को, दालों के पौधों को, जड़ों को, तो ये नाइट्रोजन से वो बना लेती हैं, राइजोबियम एक जीवाणु होता है, उसको क्रिएट कर लेती हैं, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बना लेती हैं। सॉरी, दालों के जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, जो इन हवाओं से नाइट्रोजन लेकर उसे नाइट्रेट बना देता है, और वो मिट्टी में घुल करके, मिट्टी में मिल करके मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। इसीलिए दो फसलों के बीच में ध्यान रखिएगा, दो फसलों के, मान लीजिए फसल ए बो दिया आपने और फसल बी बोना है, तो क्या करेंगे? फसल ए बोने के बाद काट लेंगे उसको, और काटने के बाद हम क्या बो देंगे? दाल बो देंगे। ठीक है, और दाल बोने के बाद फिर जो है आप फसल बी बो सकते हैं, फिर फसल बी काट लीजिए। क्यों? कि दाल बोने से जो है आपका मिट्टी क्या हो गया? फिर से उपजाऊ हो गया। मैंने बताया ना, जो नाइट्रोजन था, नाइट्रेट था, वो जो है वो क्या हो गया? एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दाल क्यों बोया जाता है, ताकि फसल जो है हमारा क्या हो जाए, अच्छे से हो, और मिट्टी की उर्वरता वापस आ जाए। ठीक है, इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। वही रोटेटिंग सिस्टम मैंने बताया ना, कि एक फसल बोया आपने, फिर दूसरा फसल बोने से पहले आपने बीच में क्या बो लिया? दाल बो लिया, रोटेटिंग सिस्टम हो गया। भारत में मध्य प्रदेश में दाल बहुत ज़्यादा होता है, दाल बोया जाता है मध्य प्रदेश में। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इन जगहों की स्थिति आप मैप पर देख लेंगे और थोड़ा माइंड बैठा लेंगे कि यहाँ दाल सर्वाधिक होता है। मतलब खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें भी होती हैं, जैसे गन्ना, जिसको आप खा नहीं सकते हैं ना, पर होती है तो फसलें ही है एक तरह से। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, अर्थात उष्ण मतलब जहाँ पे सिर्फ बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ भी गन्ना हो जाएगा, और उपोष्ण जहाँ गर्मी और सर्दी दोनों मिक्स रूप में पड़ती है वहाँ भी हो जाएगा। यह फसल 21 डिग्री से सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में उगता है। ठीक है, और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले उष्ण, ध्यान रखिएगा,
उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है, मतलब गर्म और गीली क्षेत्र होने चाहिए। ठीक है, पानी खूब चाहिए इसको, जड़ों को। ठीक, ध्यान रखिएगा। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता हो जाती है। किसको? गन्ना को, क्योंकि पानी चाहिए। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है, मतलब किसी मिट्टी में उगाया जा सकता है, तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है ना। बुआई करने में मेहनत लगता है और कटाई करने में भी। और गन्ना, बताइए, गन्ना की फसल को तैयार होने में कितने वर्ष लगते हैं? बताइए जल्दी से कमेंट में। ब्राजील के बाद आप भारत जो है गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, याद रखिएगा, पूछ देता है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी, खांडसारी भी एक प्रकार का खाने वाला ही चीज होता है, गुड़ की तरह होता है, और शीरा बनाने का भी काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य है। मैप पर जरूर देख लीजिएगा इन जगहों के, ताकि माइंड में बैठा रहेगा आपके। तिलहन को देख लीजिए। 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2018 में तोड़िया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। तो सबसे ज़्यादा कौन था? याद रखिएगा, पूछ देता है कई बार। भारत को बताया ही, भारत का तीसरा, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका? कनाडा। ठीक है, क्या उत्पादन में? तोड़िया उत्पादन में। तोड़िया क्या होता है? तोड़ी होता है बच्चे। तोड़ी बोलते हैं जैसे तेल जो निकाला जाता है ना, तो सरसों जो होता है ना, सरसों की तरह ही तोड़ी भी होता है, ध्यान रखिए। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी भारत में ये सब क्या होती हैं? उगाई जाती हैं। ये सारी क्या है? तिलहन फसलें हैं, याद रखिएगा। मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं, मतलब खाने योग्य हैं, मतलब आप उनका तेल निकाल कर खाते ही हैं किसी न किसी रूप में, और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान, तेल के बीजों को, ध्यान रखिएगा, और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की उबटन क्या होता है? पूछ लेंगे सर उबटन क्या होता है। कुछ प्रश्न है, जो शब्द है जो आपको दिक्कत देंगे, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। देखिए उबटन क्या होता है। उबटन बच्चे कहते हैं, आपने देखा होगा शादी ब्याह में जब हल्दी होती है ना, तो शरीर में लेप लगा करके हल्दी का वगैरह पीस करके उसको रगड़ा जाता है, तो उसको उबटन कहते हैं। और ऐसा उद्योग में भी उपयोग हो रहा है, मतलब उद्योग में ऐसे उपटन तैयार किए जा रहे हैं इनसे, जो लोग खरीदते हैं और अपने शरीर पर लगाते हैं, अपने आप को साफ गोरा रखते हैं, या जो भी कहें। मूंगफली खरीफ की फसल है, तथा ध्यान दीजिएगा, देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसलों से प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो गया? गुजरात सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। 2019-20 का आंकड़ा है, ध्यान लेगा, तो सब 2020-19-20 का डाटा है ये। अब एक मिनट ऊपर देख लेते हैं, कुछ तस्वीरें बहुत सुंदर सुंदर आ रही थी, देख लेते हैं। ये देखिए, ये गन्ने का फसल है। यदि आप गांव गए हो तो देखे होंगे, छठ के टाइम पर बिहार में ज़्यादा गन्ने का उपयोग होता है, पूजा वगैरह में भी। ठीक है, और उस समय सुंदर लगता है खेतों में गन्ना देखना। इसके अलावा देखिए, आपको ये सारे चित्र देखने को मिल रहे हैं। देखिए, सूरजमुखी का हो गया, ये सरसों का खेत हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका मूंगफली का, है ना जी। टाइम पास इसको बोलते हैं, बैठ के खाते हैं, मज़ा आता है जी। तो अलसी और सरसों, ध्यान दीजिएगा, रबी की फसल है, ध्यान रखिएगा। अलसी और सरसों किसकी फसल है? रबी की, मतलब वही ठंडे के दिनों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोना और अप्रैल मई में काट लेना। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है, और दक्षिण भारत में रबी की। मतलब दक्षिण भारत में कब बोया जाता है? ठंडी के दिनों में। और तिल को बोया जाता है उत्तरी भारत में कब? खरीफ की फसल में, मतलब गर्मी के दिनों में। अरंडी खरीफ, ध्यान दीजिएगा, अरंडी खरीफ और रबी दोनों की ही फसल ऋतु में बोया जाता है, मतलब दोनों टाइम बो लिया जाता है अरंडी को। अरंडी का तेल होता है, ये सब आपका। चाय को देखते हैं, आइए। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। अभी रोपण कृषि पढ़ा था ना आपने, जिसको रोपते हैं किस लिए? हम मुख्यतः वाणिज्यिक काम के लिए, पैसे कमाने के लिए। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। पेय अर्थात पीने वाले पदार्थ की फसल है, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। अंग्रेज कुछ तो अच्छा लाए नहीं, चाय लेकर आ गए। ठीक है, आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। ठीक है,
चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश से युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली-भांति उगाया जाता है। ठीक है? ध्यान रखिए क्या बोला गया है कि चाय का पौधा जो है उष्ण अर्थात गर्म या उपोष्ण जहाँ गर्म और सर्दी दोनों पड़ती है ऐसा एरिया, ठीक है? ऐसा क्षेत्र। इन कटिबंधीय वाले जलवायु मतलब ऐसा मौसम यहाँ हो, उष्ण जलवायु हो, गर्म हो या गर्म और ठंडी दोनों हल्का मिली-जुली हो, ठीक है? यहाँ की क्या क्या हो, ह्यूमस हो मतलब खाद हो जो प्राकृतिक जैविक खाद होते हैं, और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल जहाँ पानी आसानी से उपलब्ध हो जाए और उपलब्ध होकर निकल भी जाए वहां से, ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। तो ज्यादातर जो आपका चाय का उत्पादन किया जाता है ना बच्चे, वो हिली एरिया में किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे दार्जिलिंग की पहाड़ी में जाएंगे ना आप कभी घूमने, सिलीगुड़ी से आगे पड़ता है, तो आपका वहाँ पे आपको चाय के बागान देखने को मिलेंगे। असम में चाय के बागान देखने को मिलेंगे आपको। जलपाईगुड़ी जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, जिला है, वहाँ भी चाय के बागान देखने को मिलेंगे। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं सब जगह जा चुका हूँ इन जगहों पर, और वहाँ मैंने चाय के खेत देखे हैं, पौधे देखे हैं। आपको ऊटी दिख जाएगा, दक्षिण भारत में ऊटी वगैरह में जो है आपको चाय के बागान देखने को मिल जाएंगे। ताकि और ये जो पहाड़ी एरिया होता है तो यहाँ पानी रुकते नहीं है, पानी जहाज पर तेजी से निकल जाते हैं। आगे कहता है क्या, देखिए, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। ये पाला नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पाला पड़ेगा तो क्या होगा, ये अपने आप पत्तियां सड़ गल जाएंगी ना, इसलिए पाला रहित चाहिए। कोष्ण मतलब गर्म क्षेत्र चाहिए और नमी वाला पानी भी चाहिए। वर्ष भर समान रूप से होने वाले वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है ना जी। बारिश बहुत जरूरी है इसके लिए। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, मतलब इसमें बहुत मेहनत लगता है बच्चे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए, मतलब सस्ता कारीगर मिल जाए, सस्ता कारीगर करें, सस्ता काम करने वाला लेबर जो बोलते हैं, या फिर मजदूर बोलते हैं, श्रमिक बोलते हैं, वो चाहिए। और कुशल भी चाहिए, तोड़ने का भी तरीका आना चाहिए उसको अच्छे से। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए, मतलब चाय की ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है, ठीक है। बच्चे आप लोग चाय नहीं पीजिएगा, ठीक है, नुकसानदायक होता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये उगाई जाती है क्योंकि ये जिसको चाय पीने की नशा है ना बच्चे, वो भी बिना चाय पिए रह नहीं पाएगा। जिसको आप लोग शुरू शुरू में छोटे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है ये। चाय की मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिमी बंगाल। आप कहेंगे सर आप तो चाय पीने पीने के लिए मना कर रहे हैं, खुद पीते होंगे। देखिए मैंने बचपन से अब तक चाय नहीं पिया है, ठीक है, और अभी भी नहीं पीता हूँ। हालांकि मेरे घर में मेरी माँ पीती हैं, वो नहीं मानती हैं, उनको चाय की लत है, लत समझते हैं ना, आदत हो जाना, लेकिन मैं नहीं पीता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको कह सकता हूँ, बंगाल में जो जो चीज़ें, ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं ना खुद, वो दूसरों को भी उसका क्या बोलते हैं उसको, आइडिया नहीं देना चाहिए। जो आप स्वयं कर रहे हो वही चीज़ दूसरों को करने के लिए कह सकते हैं आप, क्योंकि आप उसको यूज़ कर चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जो मैंने बताया आपको, जलपाईगुड़ी यहाँ भी मैं गया हूँ, और जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु, तमिलनाडु में है ना ऊटी वगैरह, उदग मंडलम बोलते हैं। ऊटी का असली नाम क्या है, उदग मंडलम, तो ऊटी। उसके अलावा केरल में भी ये मिलेंगे आपको, चाय की पहाड़ी, चाय वगैरह खेती होती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश था, याद रखिए, ठीक है। तो चीन इसमें हमसे आगे है। देखिए इस प्रकार से बहुत सुंदर लगता है ये, क्योंकि हरा भरा होता है ना जी, और काफी नीचे से ऊंचे ऊंचे की ओर होता है। अब दार्जिलिंग वगैरह में आप देखेंगे, अगर ऊपर पहाड़ी पर जाएंगे तो डर भी लगेगा, नीचे से लगेगा गिर जाएंगे, इतनी ऊंचाई होती है। अलग अलग तरीके से होता है, गजब। चाय की पत्तियों को चुनती श्रमिक महिलाएं, देखिए चुनना पड़ता है पत्तों को, देख रहे हैं इतना टफ होता है। ये पीठ पर लटका करके, ये टोकरी होती है, ये बहनें पीठ पर लटकाई हुई हैं, और ये देखिए इनके माता जी के पीठ पर भी है, और इसमें तोड़ तोड़ के पत्तियां डाल रही हैं। कॉफी को देखते हैं। कॉफी भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, मतलब पूरे विश्व में जानी जाती है। अच्छी क्वालिटी की कॉफी भारत में उपजाई जाती है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है, ठीक है, रखिए याद रखिएगा। जो आरंभ में ये कहाँ से लाई गई थी, यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में क्या है, अधिक मांग है भी, याद रखिएगा। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से की गई थी। बाबा बुदन पहाड़ी कोई अलग नाम है, नहीं, देखिए बाबा बुदन जो थे ना, एक ये कॉफी कहते हैं, कॉफी के बीजों को लाने वाले व्यक्ति थे।
इसलिए उस पहाड़ी का नाम क्या कर दिया गया, जहाँ पे ये कॉफ़ी उगाया गया, बाबा बुदन नाम रख दिया गया। तो बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। तो मैप निकालिए, वहाँ देखिए आप, मैप में क्या दिखेगा आपको, जो पठार पर्वत दिखेगा ना जी, उसमें यहाँ पे नीलगिरी का पर्वत दिखेगा, यहाँ पे नीलगिरी का पर्वत दिखेगा, यहीं पे आसपास जो है इसी खेती की जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कहाँ, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ये संयुक्त रूप से जगह पड़ता है, देखिएगा मैप में तीनों जगह आ जाता है, तो यहाँ की जाती है। बागवानी फसलें देखिए, बागवानी फसलें में देखा रहा है सन 2018 में भारत की विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का क्या है, उत्पादक है। ठीक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के क्या, संतरे, है ना, नागपुरी संतरे सुना है ना आपने जी, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, ठीक है, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। ठीक है, तो आप जो है कश्मीर के सेब तो खाए ही होंगे आप। ठीक है, तो ये सारे फसल है जो इन जगहों पर क्या है, फेमस है। आप एक बार धीरे धीरे करके मैप पर आप ध्यान से देखिएगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे चैप्टर क्लोज करना है। ठीक है। भारत का मटर, देखिए यहाँ पे ये फसल दिखा रहा है, देख रहे हैं, ये अखरोट का फसल है, ठीक है, सेब का है और अनार का है। देखिए अखरोट का, सेब का और अनार का फसल देखिए। ठीक है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। ठीक है। जो अब देखिए यहाँ पे ये तस्वीरें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मटर का है पौधा, देख रहे हैं, मटर है ये। इसके अलावा आपका फूल गोभी देख रहे हैं, टमाटर और बैगन तो पता ही है आपको। ठीक है, रबर देख लेते हैं। रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। भूमध्य रेखीय अर्थात क्या, वही आपको याद कीजिए। ठीक है, तो ये जो भूमध्य रेखा है आपका ना, ये भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा है आपका, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसके आसपास वाले क्षेत्रों में क्या होता है, ये फसल बोई जाती है। अब देखिए भारत के आसपास में कौन सा मतलब एरिया में ये है, तो अब देखेंगे केरल में मुख्य रूप से है। ठीक है, कर्नाटक में भी देखिए ध्यान से। अब रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी क्या किया जाता है, उगा लिया जाता है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। अब देखिए बारिश कहाँ होगी सर्वाधिक, सर्वाधिक बारिश तो भूमध्य रेखा के आसपास ही होगी, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखीय फसल है ये, परंतु विशेष परिस्थितियों में इसको उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगा लिया जाता है। पानी कितना चाहिए इसको, देखिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी चाहिए, समझ रहे बात को आप, तो बहुत पानी चाहिए इसको। और तापमान भी कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भूमध्य रेखा के आसपास तापमान भी ज़्यादा रहता है। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल, टायर वगैरह बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। याद रहेगा, मेघालय में 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, ये ऑलरेडी आपको 9th क्लास में डेप्थ में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है। उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो रबर से बनती है और हम इनका प्रयोग करते हैं, तो ये आपको तो पता ही होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, रबर का। रेशेदार फसलें देखिए, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। ठीक है, कौन कौन, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। इसमें इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े कोकून से प्राप्त होता है। तो तीनों किससे, ये तीनों मिट्टी में होता है उगाने से, और प्राकृतिक रेशम जो है, ये रेशम के कीड़े जो होते हैं, अगर रेशम की आप साड़ी वगैरह पहन रहे हैं, रेशम का कोई भी वस्त्र पहन रहे हैं, रेशम का कुर्ता या फिर कुछ ही रेशम का, तो आप समझिए कि ये कीड़े को मार करके उसे निकाला जाता है। इसलिए मैं रेशम की कोई चीज़ नहीं लेता हूँ, अवॉइड करता हूँ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोकून। क्या नाम होता है कीड़े का नाम, ये प्रश्न पूछ जाए एग्जाम में, कौन सा कीड़ा बोलते हैं इसको, कोकून बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कपास देखें, भारत को कपास के पौधे, ध्यान रखिएगा, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, मतलब जड़, मतलब भारत में ही कपास शुरू हुआ था। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है, मतलब कपास का प्रयोग किया जाता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद कौन सा स्थान, दूसरा। चीन हर जगह आगे चल जा रहा है, देखिए ये डाटा कब का है, 2017 का ही है, पुराना डाटा है।
दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, काली मिट्टी में क्या होता है, कपास उत्पादन होता है। और मौसम कैसा होना चाहिए वहाँ का, शुष्क मौसम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे और उगाया जाता है, ध्यान रखिएगा, तो दक्कन के पठार में, शुष्कतर भाग में काली मिट्टी होना चाहिए कपास के उत्पादन के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सूती कपड़ा उद्योग में काम आता है ये, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सब की वर्ड है आपके बच्चे, नोट्स बनाइएगा जरूर आप लोग अपने से। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई। अच्छा, नोट्स से याद आया, मैं आपको एनसीईआरटी के सारे चैप्टर तो पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं एक सीरीज लाऊंगा जिसमें आपको नोट्स वाइज पढ़ा दूंगा। मेरे जो नोट्स हैं उन नोट्स से मैं पढ़ा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आप इससे पहले आपका समय अधिक है, अगर मान लीजिए आपने शुरू से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए। और एग्जाम टाइम में आप नोट्स, क्योंकि नोट्स में जल्दी खत्म करूंगा, वो 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे में खत्म हो जाएंगी, तो नोट्स से आप रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, तो 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। मतलब इनको भी कैसा धूप चाहिए, खिला हुआ धूप चाहिए, लगातार धूप मिले इनको। यह खरीफ की फसल है और इसे ध्यान रखिएगा, इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक क्या है, राज्य है, ध्यान रखिएगा। जूट के देखते हैं, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है ना जी, चमकता है ये जूट का। आप बोड़ा वगैरह इधर देखे होंगे आप, बोड़ा, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने चीनी का बोड़ा देखा होगा, काफ़ी मोटा होता है और कलर उसका होता है खाकी रंग का होता है थोड़ा सा वो, ठीक है, पीले टाइप का चमकने वाला होता है हल्का सा। तो सुनहरा रेशा कहता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। अर्थात जहाँ पे मिट्टी बह करके नीचे जा रही है ना नदी की, और वहाँ से जल निकल कर बाहर जा रहा है समुद्र में, तो उसी एरिया में क्या होता है कि पानी लगातार लगा होता है और जूट की फसल को पानी ही बहुत चाहिए, तो यहीं पे क्या किया जाता है, जूट का फसल बहुत लंबा लंबा होता है, इसको उगा लिया जाता है। जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है, समझ रहे हैं, जहाँ बाढ़ आता है वहाँ पे नई मिट्टी जमा हो जाती है उसी क्षेत्र में। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, तापमान ज़्यादा चाहिए। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, याद रखिएगा। भारत के प्रोस्पेक्टस से दिखाया, भारत के तरफ से। इसका प्रयोग बोरी बनाने के लिए है ना, बोरा, चीनी का बोरा वगैरह इसी से बनता है, ध्यान रखिएगा। चटाई बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, तंतु बनाने के लिए, तंतु मतलब धागे, और वह धागे दोनों एक ही चीज़ है। गलीचे बनाने के लिए, गलीचा दूसरे दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका कंपटीटर खड़ा है क्या, नायलॉन का धागा, है ना। नायलॉन जो है, क्योंकि इसमें लागत उच्च है ना। और कृत्रिम रेशा, कृत्रिम मतलब बनावटी रेशा बहुत सारा आ गया है मार्केट में, ठीक है। और आप देख कौन सा, नाइलन आ गया है, और इसकी कीमत भी कम होती है, देखने में अच्छा होता है, मजबूत होता है, इसलिए क्या है ना कि जूट को क्या हो रहा है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जूट की फसल को, क्योंकि इसका कंप्यूटर मार्केट में कहो बहुत है बाजार में। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार देखिए, अब संस्थागत सुधार तो बहुत ज़रूरी है ना जी, जो प्रौद्योगिकी है वो भी ज़रूरी है, इंजीनियरिंग होगा तभी तो बेहतर कृषि में हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, बिल्कुल, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन का प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। मतलब अधिक क्षेत्र में कम उत्पादन करने से क्या होता है, कृषि आगे नहीं बढ़ पाती है, तथा इसकी गति मंद हो जाती है, मतलब धीमी हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत, मतलब बाद, सब सिंचाई के साधन का विकास हुआ है, उसके बाद भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर क्या है, निर्भर है। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि इन लोगों का, इतने सारे लोगों का पेट कैसे भरा जाए। 60% से भी, ध्यान रखिएगा, 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली, अभी पढ़ा था ना हमने जी कि 1/3 लोग, 2/3 लोग किससे जुड़े हुए हैं, 2/3 लोग जुड़े हुए हैं किससे, कृषि कार्यों से। तो वही कह रहा है कि 60% से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में, आजीविका मतलब जीवन जीने का अपना कार्य और तरीका, कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की भी आवश्यकता है। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब बाद में, देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी कर दी गई,
सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। अर्थात खेतों का क्या कर दिया गया, चकबंदी कर दिया, लोगों को दे दिया गया, सबको बुलाया कि आप खेतों में आकर अनाज उपजाइए क्योंकि हमें अनाज की आवश्यकता है ना। जमींदारी समाप्त करके कृषि के किसानों को खेत बांट दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या था, जो योजना प्लानिंग 5 वर्ष के लिए किया गया था आज़ादी के बाद। भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था, ध्यान रखिएगा। क्या, कौन सा मुख्य लक्ष्य था, भूमि का सुधार करना। भूमि का सुधार करना मतलब क्या, भूमि बांट देना उन लोगों में जो लोग खेती करना चाहते हैं, अनाज की तो आवश्यकता थी ना। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंटती जा रही थी, समझ रहे बात को। भूमि पर जो क्या बोलेंगे उसको, पुश्तैनी अधिकार था। पुश्तैनी अधिकार मतलब क्या होता है, पुश्तैनी अधिकार मतलब पुरखों का अधिकार, अपने से बड़ों का अधिकार, दादाजी का अधिकार, दादाजी के फिर उनके परदादा का अधिकार था, इस तरह पुश्तैनी अधिकार इसको बोलते हैं। तो जैसे जैसे परिवार बढ़ रहा था तो जमीन भी बढ़ रही थी, जिसकी चकबंदी कर दी गई। चकबंदी करना मतलब एक साथ ला करके उस पर खेती करना। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनके लागू करने में ढील की गई, मतलब हर जगह लागू नहीं किया गया, समझ रहे हैं बात को। 1960 से 70 के दशकों को भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ध्यान दीजिएगा, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, ठीक है। और हरित क्रांति तो पता है आपको, अनाज से संबंधित था, ठीक है। तो हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की। रणनीतियां मतलब कुछ तरीके अपनाए गए, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। मतलब विकास तो हुआ था हरित क्रांति से, लेकिन ज़्यादातर कुछ ही क्षेत्रों में हुआ। जैसे आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा पंजाब में हुआ, बाकी जगहों पर क्या हुआ, उतने लाभ हुए नहीं इसके। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशकों में, मतलब इस 10 सालों के दौरान व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। बड़े स्तर पर भूमि के विकास के लिए कार्यक्रम चलाए गए, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। भैया ऐसे संस्था बनाए गए, ऐसे समूह संस्था बनाए गए जो भूमि सुधार के कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे और उनको बताते थे किसानों को किस प्रकार से सुधार करने हैं, किस प्रकार से उत्पादन बढ़ाने हैं, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना करना शामिल था। तो क्या क्या शामिल था, तो कहा गया कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। क्या उठाया गया, तो क्या आपको पता है कि सूखा पड़ जाता है, कभी कभी बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ गया तो फसल बर्बाद हो गई। बाढ़ आ गया, फसल डूब गई तो भी फसल बर्बाद हो गई। चक्रवात आ गया, फसल को उखाड़ के फेंक दिया तो भी बर्बाद हो गई। आग लग के खेत में खेत जल गया तो फसल बर्बाद हो गई। बीमारी हो गई फसल को तो फसल बर्बाद हो गई। तो इन सब से फसल बीमा शुरू किया गया कि भैया किसान को कृषि कार्य करने के लिए क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें ताकत दी जाए, बल दिया जाए, ताकि वो कृषि कार्य करने के लिए आगे आए। और इसके लिए फसल बीमा शुरू किया गया कि यदि उनकी फसल क्या होती है, नष्ट हो जाती है किसी प्रकार से, बीमारी से, आग से, चक्रवात से, बाढ़ से, सूखा से, ऐसे में किसानों को कम दर पर क्या किया जाए, ऋण उपलब्ध कराया जाए। फिर से कम दर पर मतलब कम परसेंटेज पर ब्याज, ऋण मतलब लोन उपलब्ध कराया जाए। और कहाँ से उपलब्ध कराया जाता है, ग्रामीण बैंकों से। इसकी स्थापना भी की ग्रामीण बैंकों की, ताकि गांव में बैंक जो है किसानों को ऋण दे सके सस्ता। सहकारी समितियों की स्थापना की गई जो इन किसानों की सहायता करते हैं, और बैंकों की भी स्थापना इसमें शामिल है, ठीक है। किसानों के लाभ, ध्यान दीजिएगा, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड का शुरुआत किया था। ये किसान इससे क्या करता था, इस क्रेडिट कार्ड से लोन उठा सकता था। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ये किसान का अगर दुर्घटना हो जाता है तो उसको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। क्यों दिए जाएंगे, मान लीजिए किसान ने कोई फसल लगाया, किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, तो उस फसल पर जो लोन लिया गया है वो लोन तो माफ़ हो ही जाएगा। साथ ही साथ उस व्यक्ति को मान लीजिए अगर उसके परिवार को भी क्या बोलते हैं, पैसे कुछ मिलेंगे, और व्यक्ति बच जाता है या फिर चोट लग के अपाहिज हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको पैसे तो चाहिए ना, तो बीमा कराया रहेगा तो इलाज के लिए खर्चे मिल सकते हैं उसको। कृषि में प्रयोग होने वाले नवीनतम उपकरण, देखिए नए नए उपकरण कृषि में प्रयोग हो रहे हैं इस प्रकार के, है ना, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ये थ्रेसर वगैरह हो गया। बस खत्म है, थोड़ा सा और देख लीजिए। पीएसआई की भी शुरुआत की किसमें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये उसी में शामिल है, फसल दुर्घटना बीमा की तरह है, ठीक है। इसके अलावा
आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसान के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिससे किसानों लोगों को क्या हो, किसान भाइयों को जानकारी प्राप्त हो सके। किसानों को बिचौलियों और दलालों से बचाने, बिचौलिए दलाल कौन होते हैं, जो बीच के होते हैं। मान लीजिए जैसे ए हो गया कोई व्यक्ति, बी हो गया कोई व्यक्ति, और सी आकर बोले क्या चीज़ कि हम ए से सामान लेके तुमको बेच देंगे, तो सी क्या हो गया, दलाल हो गया, बीच का ब्रोकर हो गया, बिचौलिया हो गया, बीच का हो गया। ठीक है। तो बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। अर्थात सरकार की घोषणा क्या करती है, कहती है सरकार कि भैया जो ए है, मतलब तुम किसान हो, हम बी क्या है, सरकार है, और सी क्या है, बिचौलिया है। तो एक काम करो, तुम किसान क्या, बिचौलिया किसके पास गया, किसान के पास, सब उसकी अथी क्या बोलते हैं, अनाज खरीद लिए, और अनाज खरीद के बेच किसको दिया, सरकार को दिया। सरकार कहती है कि भैया हम जो है ना, हम सी से कोई सामान खरीदेंगे ही नहीं, सी से कोई खरीदेंगे ही नहीं, सी तुमसे लेके बेचता है हमको, हम डायरेक्ट किससे बेचेंगे, लेके किससे खरीदेंगे, किसान से डायरेक्ट खरीदेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, ये किसानों के लिए लाभदायक साबित हुआ ये आगे चल करके। ठीक है। देखिए, तो वही चीज़ है कि न्यूनतम मूल्य पर, मतलब न्यूनतम मूल्य बोलते हैं कि भैया कम से कम इतना पैसा तुमको मिल ही जाएगा, टेंशन मत लो, तुम खेती करो। ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण फसल को उपजाओ और लाभ कमाओ तुम, है ना, सरकार घोषणा की थी। ठीक है। किसान पोर्टल वेबसाइट है ये, farmer.gov, जो भी चीज़ है देख लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। भूदान ग्रामदान ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था। ठीक है। उसको अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित भी किया था विनोबा भावे को। उनकी गांधी जी से, किसको, विनोबा भावे की गांधी जी के ग्राम स्वराज, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा इससे। ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी, अर्थात गांव में क्या होना चाहिए, लोगों का खुद का राज होना चाहिए अपना। इस पर ध्यान, मतलब गांव के लोग अपने आप पर खुद प्रशासन कर सके। इस गांधी जी का ऐसा विचार था, और इसका विनोबा भावे इस विश्वास में, इस विचार में बहुत विश्वास करते थे। इस विचार में, ग्राम स्वराज की अवधारणा, ग्राम स्वराज के विचार में। गांधी जी की शहादत के बाद, मतलब गांधी जी के मरने के बाद, उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की थी, मतलब पैदल चल के लोगों को समझाया। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी, है ना, कि भैया कुछ भूमि दीजिए हमें, हम बहुत गरीब किसान हैं, हम उससे खेती करेंगे और जिएंगे। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें, मतलब सब साथ मिले खेती करें, तो वे भारत सरकार से बात करेंगे, उनके लिए जमीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी, याद रखिएगा, श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। आप सोचिए, ऐसे लोग भी हैं देश में। इसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो उनके गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्राम दान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। ठीक है। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो रक्तहीन क्रांति किसे जाना जाता है, यही भूमि दान को, है ना, जिसे ग्राम दान कहा गया। ठीक है। शुरू किसने किया था रक्तहीन क्रांति, तो आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। ठीक है। आज चौथा चैप्टर क्लोज होता है आपका, इसके बाद आपका पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, तो देखते हैं जितना जल्दी क्लोज हो जाता है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज भी लाना है हमको जल्दी से जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद।